जय हिंद आप सभी को। आशा है सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। ठीक, इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम लोग का 5th का शुरुआत है। आज हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए किस किस चीज़ की अपने को ज़रूरत पड़ेगी, किस किस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत फास्ट हो जाए और ट्रिकी हो सके। ठीक, इससे पहले कि हम लोग इस शेप इसमें इंट्रोड्यूस हो जाए, उससे पहले मैं आज आप लोग को ज्योमेट्री बॉक्स में जो जो सामान रहता है उससे एक बार इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड सब चीज़ को यूज़ करने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या रहता है अपने ज्योमेट्री बॉक्स में और उसको किस किस नाम से पुकारा जाता है या किस किस नाम से उसको पहचाना जाता है और उसका क्या काम है। ठीक, तो पहला हम लोग देखते हैं, सबको पता है, पहला है ये वाला। ठीक, आप लोग के कंपास में छोटा वाला होगा, मेरे पास जो कंपास है बड़ा वाला है कंपास बॉक्स, तो उसमें जो है ये है रूलर, जिसको स्केल या फिर रूलर दोनों चीज बोल सकते हैं। यहाँ पे मेजरमेंट किया हुआ है एक तरफ जो है छोटे छोटे लाइन में, और उस लाइन का डिस्टेंस दिया हुआ है। अगर आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे 0 1 2 3 4 करके जो है यहाँ पे 14 एंड हाफ तक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का हम लोग के पास जो स्केल है उसमें 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, और उस स्केल के बीच में मतलब जो 1 और 0 के बीच में छोटे छोटे लाइन खींचे हुए हैं वो मिलीमीटर के लाइन है। क्लियर? जब मेजरमेंट वाला चैप्टर आएगा तब हम लोग इसको और भी डीपली देखेंगे कि मेजरमेंट में कैसे कैसे यूज करते हैं। अदरवाइज इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचने में यूज करते हैं, किसी भी दो वर्टेक्स को मिला के एक एजेस बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से ज्योमेट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज इसका होता है। ठीक, सेकंड है प्रोट्रैक्टर। ठीक, इस तरीके से आधा चांद जैसा जब हम लोग छोटे थे तब इसको हम लोग आधा चांद हाफ मून बोलते थे। तो जो आप लोग के पास दिख रहा है हाफ सर्कल हाफ मून, इसको बोला जाता है प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर में यहाँ पे अपने पास डिग्री मेंशन के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक, सर्कल बनाने के लिए भी, हाफ सर्कल बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसको नॉर्मली हम लोग एंगल को फॉर्म करने के लिए, डिग्री मेंशन करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे दो साइड से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, एक साइड 0 से शुरू करके 180 और एक बाहर साइड 0 से शुरू करके 180, मतलब अंदर साइड और बाहर साइड दोनों साइड से जो है इसको हम लोग एंगल को काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो जब इसका यूज करेंगे तब मैं इसको दिखाऊंगी कैसे इसका यूज किया जाता है। अदरवाइज इसका सिंपल यूज है, इसको एंगल को फॉर्म करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, थर्ड है, इस टाइप का अपने पास 2 है। ठीक, इसमें इसको बोला जाता है डिवाइजर। ठीक, ये डिवाइजर का दोनों नोक यहाँ पे एकदम नुकीला दिख रहा है आप लोगों को। क्लियर? इस दोनों नोक को एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि अगर स्केल के लाइन में अगर हम लोग मान लीजिए अपना डॉट या फिर वो जो जॉइंट लाइन है छोटा या बड़ा मोटा पतला रहता है तो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाता, थोड़ा नहीं थोड़ा अप डाउन हो ही जाता है। लेकिन इससे अगर हम लोग इसको इस तरीके से डिस्टेंस में उस पॉइंट पे रख के फिर स्केल में एग्जैक्ट पॉइंट पे रख के मेजर करें तो अपनी वैल्यू या मेजरमेंट जो है एकदम करेक्ट होता है। तो इसको बोला जाता है डिवाइजर। क्लियर? फिर इसको बोला जाता है कंपास। इसको बोला जाता है कंपास, या फिर इसको बहुत लोग राउंडर भी बोलते हैं। यहाँ पे पेन या फिर पेंसिल को यहाँ पे डाल के राउंड बनाने का काम करते हैं, इसलिए राउंडर भी बोलते हैं, इसको कंपास भी बोला जाता है। ठीक, तो इसी के नाम से जो है इस पूरे सेट का नाम कंपास बॉक्स पड़ता है। इसका यूज हम लोग सर्कल बनाने में, किसी भी 2 लाइन सेगमेंट को कट करने में, या फिर स्केल से मेजर करके किसी एक डिस्टेंस तक दूसरे आर्क को कट करने में इसका जो है यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद अपने पास है ट्रायंगल शेप में। ठीक, ये दो चीज हम लोग के पास जो है कंपास बॉक्स में रहता है। इसको बोला जाता है दोनों को साथ में सेट स्क्वायर। क्लियर? इसको बोला जाता है सेट स्क्वायर, और इस सेट में जो बने हुए इसके मेजरमेंट है या इसका जो आउटर शेप है ये ट्रायंगल शेप में है। ठीक, तो एक ट्रायंगल यहाँ पे है, एक ट्रायंगल यहाँ पे है, दोनों का मेजरमेंट डिफरेंट है। नॉर्मली इसको जब हम लोग इस सेट स्क्वायर को बहुत लोग आर्किटेक्चर, डिजाइन, ITI इस टाइप के क्लासेस या कोर्स में जो इसको यूज किया जाता है। ठीक, और इसमें हम लोग ट्रायंगल को जब समझेंगे तब इसके बारे में फिर से हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। तो इसका नाम हो गया सेट स्क्वायर। क्लियर? तो ज्योमेट्री बॉक्स में इतने इंपॉर्टेंट चीज रहते हैं, बाकी छोटी मोटी चीज रहती है जिसको हम लोग अलग अलग कंपास में अलग अलग तरीके से मिलते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। उम्मीद है आप लोग को ये नाम याद रहेगा और समझ में आया होगा। पहला है
ज्योमेट्री, इसमें जो एलिमेंट्री शेप को पहचानने के लिए हम लोग को कुछ कुछ चीज़ की जानकारी ज़रूरत है, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ चीज़ जैसे हम लोग पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, हम लोग लाइन पढ़ चुके हैं, ठीक। उसके बाद लाइन, उसके बाद लाइन हम लोग लाइन सेगमेंट पढ़ चुके हैं, क्लियर। लाइन सेगमेंट्स, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ जो है हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। एक वर्टेक्स है, दो वर्टेक्स या दो डॉट को मिलाने वाले लाइन को एजेस बोलते हैं। उसके बाद लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रेज है, एंगल है, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग इससे पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे से हम लोग आज समझते हैं। उसके आगे है सेकेंड पॉइंट हम लोग को देखना है, मेजरिंग लाइन सेगमेंट। अब जो लाइन सेगमेंट बना हुआ रहेगा उसको मेजर हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मली अपने आंखों से देख के बोल सकते हैं कि ये वाला हाइट में कम है, ये वाला हाइट में ज़्यादा है, ये इसके शेप में मोटा है, ये इसके शेप में पतला है। एक जनरल ओवरव्यू रहता है, एक इस तरीके से मेजर करते हैं। फिर हम लोग जो है उसको टेप से परफेक्टली मेजर करते हैं, उस तरीके से भी होता है। फिर किसी चीज़ को डायग्राम के थ्रू जो है हम लोग उसको बना के कंपेयर करके समझ के भी मेजर करते हैं। तो कई तरीके से मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे मेजर हम लोग किए हैं। पहला हो जाएगा कंपेयरिंग बाय ऑब्जर्वेशन। कंपेयरिंग बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब देख के किसी चीज का कंपेयर करना, ठीक। दो चीज है आपके सामने, एक पानी का बोतल बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है। उसको देख के आप जो है कैसे कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि वो हाइट में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, या वॉल्यूम में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, क्लियर। सपोज मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ, जैसे कि ये वाला एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, और ये वाला एक लाइन सेगमेंट हो गया सी डी। तो इसको आप देख के जो है मेजर कर सकते हैं, ठीक, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एक ओवरव्यू थिंकिंग से भी इसको इसका रिजल्ट बता सकते हैं। सेकंड नंबर है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। मतलब जो चीज़ आपके सामने है उसको पेपर में ड्रॉ करके, कोई लाइन हो कोई बिल्डिंग हो उसको पेपर में ड्रॉ करके भी जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर, कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइजर, ठीक। रूलर, ठीक, हम लोग का रूलर एक हो गया ये स्केल, इससे भी हम लोग मेजर कर सकते हैं कितने कितने सेंटीमीटर, ठीक, कितने कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस में होगा उसके, इससे। और हम लोग मेजर कर सकते हैं अपना डिवाइजर से, ठीक। ऐसे नुकीला वाला जो टर्म है आपके पास, जो इंस्ट्रूमेंट है, उससे जो है हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी लाइन का डिस्टेंस चाहिए तो इतना मेजर करके फिर स्केल में एग्जैक्ट पॉइंट पे रख के सही मेजर कर सकते हैं। स्केल के कंपेयर में डिवाइजर में जो है इजीली और एकदम परफेक्ट मेजर होता है, क्योंकि इसका जो नोक है एग्जैक्ट उस पॉइंट के सेंटर पे जो है हिट करता है। बाकी अगर हम लोग रूलर का लेते हैं तो रूलर का जो एक एक पॉइंट का डिस्टेंस है, अगर पता चला अपना डॉट उतना बड़ा हुआ, सपोज अगर मैं अपने मार्कर से एक डॉट बनाती हूँ तो इसमें जो एक मिलीमीटर के करीब वो जो है अपना पूरा एरिया जो है लेके मतलब उसको पॉइंट को दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं उतने बड़े पॉइंट की वजह से एग्जैक्ट पॉइंट कहीं ना कहीं पे छुप जाता है। तो डिवाइजर से अपना इजीली जो है मेजर हो जाता है, क्लियर। तो उम्मीद है कि आप लोग इसमें मेजरमेंट का कैसा कैसा तरीका है और किसको यूज किया जाता है तो समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अभी देखते हैं हम लोग एंगल, ठीक। एंगल क्या है, एक वर्टेक्स से दो रेज अगर निकले तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग सब जगह इक्वल नहीं होता, तो हम लोग एंगल से उसको जो मेजर करते हैं। कुछ इस टाइप का जो उसका शेप बनता है। तो देखते हैं किस क्या है और किस किस टाइप के एंगल्स होते हैं और किसको किस नाम से जाना जाता है। तो पहला है राइट एंगल। राइट एंगल एक जो है यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स है, क्लियर। एक यहाँ पे मैं डॉट ले ली हूँ या पॉइंट ले ली हूँ। अब इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ से दो रेज को निकालती हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसके दो रेज को निकालती हूँ तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एक ही वर्टेक्स से जो दो एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ के जो डिस्टेंस है इसमें जो एंगल बन रहा है वो जो है राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल कितने का होता है, 90 का। राइट एंगल जो है 90 का होता है, ए बी, और इसको मैं ले लेती हूँ ओ। तो ये जो स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं, मतलब स्ट्रेट बोल रही हूँ, जो सीधे तरीके से बन रहे हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं, ठीक। परपेंडिकुलर मतलब जैसे मैं इस सरफेस पे जो है सीधा खड़ी हूँ, मतलब मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे खड़ी हूँ, तो सीधे तरीके से खड़े रहना मतलब वहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्म बन रहा है, तो उसको बोलेंगे राइट एंगल। तो 90 डिग्री राइट एंगल दोनों सेम है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री और 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। उसके बाद स्ट्रेट एंगल। अब सपोज ये जो एक वर्टेक्स है, एक पॉइंट है, इसी लाइन को अगर मैं ऐसे नीचे उतार दूं, ठीक, तो इधर का लाइन तो ऐसे ही रह जाएगा,
और इधर के सीधे लाइन को मैं ऐसे नीचे उतार देती हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे जितने एंगल का फॉर्म होगा यहाँ से इतना कितना हो गया 90, क्योंकि स्ट्रेट था, और इस स्ट्रेट से फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर? तो एक स्ट्रेट लाइन हमेशा जो है 180 डिग्री का ही होता है। इस प्रिंसिपल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी स्ट्रेट लाइन आप नहीं बना सकते जो 180 से कम या 180 से ज्यादा हो। ठीक, तो इसको बोलेंगे 180 डिग्री या फिर स्ट्रेट एंगल। उसके बाद है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल जहां से शुरू हुआ वहीं पे अगर घूम के आके एंडिंग हो जाता है तो उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। क्लियर? जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेती हूँ, अगर इस लाइन के ऊपर, ठीक, इस लाइन के यहाँ पे मैं और एक लाइन है, सपोज यहाँ पे मैं ओवर डबल लाइन यहाँ पे कर लेती हूँ, ओवर राइटिंग कर लेती हूँ, तो यहाँ से एक लाइन अगर यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आता है तो 90 हो जाएगा। फिर यहाँ से लेके जब यहाँ पे आता है तो ये हो जाएगा 100। फिर जब ये नीचे जाएगा यहाँ पे 90 390 कवर करेगा तो फिर कितना बन जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा 270। फिर जहाँ से शुरू किया वहीं पे जब खत्म करेगा तो ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल एक कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो जहाँ पे कंप्लीट एंगल वर्ड आएगा वहां पे समझ लेना कि 360 है, या 360 को ही कंप्लीट एंगल बोला जाता है। क्लियर? अब देखते हैं अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल वो है जिसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। ठीक, अक्यूट एंगल की अगर वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है तो वो क्या हो जाएगा, अक्यूट एंगल। ऑब्टूस एंगल, इससे पहले एक डायग्राम इसे बना देते हैं। ठीक, ये वाला हो गया, और यहां से अगर मैं एक 90 से कम एक लाइन खींच के यहाँ पे एक एंगल बनाती हूँ तो ये बन जाएगा अपना अक्यूट एंगल। क्लियर? मतलब 90 से कम बना है तो क्या हो जाएगा वो अक्यूट एंगल। ऑब्टूस एंगल क्या है? ऑब्टूस एंगल हो जाएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक, मतलब 90 से ज्यादा। तो अगर मैं इस तरीके से एक डायग्राम बनाती हूँ जो कि ये सीधा रहेगा तो कितना रहेगा 90, तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ थोड़ा 90 से ज्यादा, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है इसको बोलेंगे हम लोग ऑब्टूस एंगल। क्लियर? तो ये हो जाएगा ए, मैं इस पॉइंट को ले लेती हूँ बी, ये हो जाएगा 0। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 90 180, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा मोर देन 180 एंड लेस देन 270। मतलब अगर यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन लेती हूँ, ठीक, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन लेती हूँ तो 90, यहाँ से यहाँ पे अगर सीधा परपेंडिकुलर लेती हूँ तो 90, सीधा लेती हूँ तो 180, फिर उसको अगर मैं यहाँ पे झुका देती हूँ, ठीक, ऐसा अगर कोई भी एक एंगल फॉर्म होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 80 से कम होना चाहिए। क्लियर? तो वन टाइम रिपीट कर लेते फटाफट, क्या क्या हम लोग पढ़े अभी। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री परपेंडिकुलर होना चाहिए। स्ट्रेट एंगल मीन्स स्ट्रेट सरफेस जैसा अपना रहता है 180 का होता है। कंप्लीट एंगल 360 का होता है, जहां से शुरू किए वहीं पे खत्म होना चाहिए। अक्यूट एंगल क्या होना चाहिए, लेस देन 90। ऑब्टूस एंगल क्या होना चाहिए, मोर देन 90। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 80। क्लियर? तो ये रहा अपना एंगल से रिलेटेड। अब देखते हैं हम लोग एंगल के बारे में और थोड़ा सा चीज देख लेते हैं जो रिलेटेड है फ्रैक्शन से। ठीक, अगर कोई भी वैल्यू अपने पास डिग्री में दिया हुआ है, 90 के पार्ट्स में दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग किस तरीके से फ्रैक्शन में लिखते हैं। मैं एक डायग्राम बनाती हूँ पहले ताकि इजीली समझ में आ जाए। इस डायग्राम को मैं 4 पार्ट में ब्रेक कर लेती हूँ। क्लियर? अगर मैं 4 पार्ट में ब्रेक कर लिया तो ये कितना हो जाएगा 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो ये जो चारों पार्ट्स है, ये चारों पार्ट कितने 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 डिग्री का बने 90। तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि ये 90 90 180 180 90 270, और ये कितना हो जाएगा 360। मतलब ये 0 डिग्री से शुरू करके ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 270 डिग्री। फिर ये लाइन जब खत्म हो जाएगा तो 360 डिग्री बन जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से जब ये पूरा एक कंप्लीट होगा तो ये हो जाता है 180, सेम टू सेम ये वाला भी हो जाएगा पूरा 180, और 180 कितना हो गया है यहाँ पे 360। क्लियर? तो आपको यहाँ पे क्लियर इस डायग्राम में समझ में आ रहा होगा कि कितने यहाँ पे राइट एंगल है, 4 राइट एंगल है। अगर 4 राइट एंगल में मुझे 90 को शो करना है तो कैसे शो करेंगे कि 4 पार्ट में 1 डिग्री है, मतलब 1/4। 1/4 क्या शो करेगा, 1/4 ये शो करेगा कि ये जो है 90 डिग्री को ले रहा है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे रेवोल्यूशंस। ठीक, तो ये 1/4 रेवोल्यूशन, 1/2 रेवोल्यूशंस,
सॉरी 1/4 रेवोल्यूशंस, 2/4 रेवोल्यूशंस, ये हो जाएगा 3/4 रेवोल्यूशन और ये हो जाएगा 4/4, दैट मीन्स 1 रेवोल्यूशंस मीन्स कंप्लीट सर्कल। क्लियर? यहाँ पे पार्ट्स कितने हैं? 4 पार्ट है। अगर 4 पार्ट है तो डिवाइड में 4 रखिए और उसमें 90 डिग्री कितने में शो हो रहा है? एक में, तो ये हो जाएगा 1/4। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1/4 रेवोल्यूशंस बोला अगर जाता है, 1/4 रेवोल्यूशन अगर बोला जाता है, इसका मतलब आपको समझना है 90 डिग्री की बात हो रही है, 190 आएगा। क्लियर? इसमें आ जाएगा 190 डिग्री। अगर 2/4 की बात हो रहा है, 2/4 रेवोल्यूशंस की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 राइट एंगल आ गए। अगर 2 राइट एंगल आ गए इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 180 डिग्री, 180 डिग्री में 2 राइट एंगल आ जाएंगे। क्लियर? और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक भी करें तो ये वाला बन जाता है, 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/2। इसको हाफ रेवोल्यूशंस भी बोल सकते हैं, 2/4 रेवोल्यूशंस भी बोल सकते हैं। तो अगर आप लोग इसको इस तरीके से समझेंगे, दोनों ठीक है, मतलब 2/4 या फिर आप लोग इसको समझ सकते हैं 1/2, हाफ रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं और 2/4 रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब अगर हम लोग लिखते हैं 3/4 रेवोल्यूशन, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो है 270 डिग्री, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 390 डिग्री। कितने 90 डिग्री आ गए? 3। अब इसके बाद अगर बोलते 4/4, दैट मीन्स 1। ठीक, कंप्लीट सर्कल 4/4 मतलब जहां से शुरू किए फिर वहीं पे खत्म हो रहा है। अगर इतना रेवोल्यूशंस होता है, इसका मतलब यहाँ पे कितने सारे 360 डिग्री कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 490 डिग्री आए हैं। क्लियर हुआ? इस डायग्राम को देख के आपको इसकी वर्डिंग का जो फ्रैक्शन मैं यहाँ पे लूँ, क्लियर समझ में आ रहा है? 4 सभी में रहेगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे 4 90s हैं और 4 90s में जब एक 90 की बात करें तो 1/4, 290 की बात करें तो 2/4, 390 की अगर बात करें तो 3/4 और 490 की अगर बात कर रहे हैं तो 4/4, दैट मीन्स 1 कंप्लीट रेवोल्यूशंस होगा या फिर बोल सकते हैं कंप्लीट एंगल। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। अभी देखते हैं हम लोग ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाकी पार्ट्स, उसके टाइप को देखने से पहले थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। ट्रायंगल वर्ड से ही क्लियर है, ट्राई एंगल, जिसमें ट्राई मतलब होता है 3, एंगल मतलब होता है उसके साइड के एंगल हो गए, ठीक, कॉर्नर में जो रहेगा। तो एक डायग्राम मैं बना देती हूँ। ये जो हो गया है जिसके 3 साइड और 3 एंगल हो उसको बोलेंगे ट्रायंगल। ये हो गया 3 साइड 1 2 3 और एंगल भी हो गया ये, तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल। अब ट्रायंगल आगे पीछे छोटा नीचे सब टाइप का हो सकता है, ठीक, तो उसका अलग अलग टाइप के नेम है। बट ट्रायंगल क्लियर है कि जिसके 3 साइड और 3 एंगल हो वो हो गए ट्रायंगल। ठीक, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। दे आर 2 टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक, ट्रायंगल 2 टाइप के होते हैं। किस किस तरीके से होते हैं? बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन एंगल। ठीक, मतलब उसके साइड के बेस पे ट्रायंगल एक तरीके का हो गया और उसके एंगल के बेस पे जो है ट्रायंगल दूसरे तरीके का हो गया। तो हम लोग पहले देख लेते हैं बेस्ड ऑन साइड। बेस्ड ऑन साइड में ट्रायंगल 3 टाइप के हैं और बेस्ड ऑन एंगल में भी एंगल ट्रायंगल जो है 3 टाइप के हैं। तो पहले बेस्ड ऑन साइड में देख लेते हैं। स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे कि अपने पास जो सेट स्क्वायर है, ये जो सेट स्क्वायर दिख रहा है, ये सेट स्क्वायर जो है क्या है हम लोगों का स्केलेन ट्रायंगल है, क्योंकि इसके तीनों साइड जो है अनइक्वल है। तो अगर मैं इसका अगर डायग्राम एक बनाती हूँ इस टाइप का, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके तीनों साइड क्या है? अनइक्वल है। क्लियर? तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड अनइक्वल हो, ये जो मैं लाइन खींची हूँ, ये लाइन ये बताता है कि ये तीनों जो है डिफरेंट है। अगर मैं दोनों में दो दो लाइन खींचती तो ये पता चलता कि ये दोनों जो है इक्वल है। क्लियर? तो ये हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल जिसके 3 साइड डिफरेंट हो। क्लियर? हम लोग साइड के बेस पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कंपेयर भी ट्रायंगल को साइड के बेस पे ही करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होगा जिसके 2 साइड इक्वल हो। क्लियर? एक ऐसा ट्रायंगल जैसे अपने पास और एक सेट स्क्वायर है, दिखा देती हूँ। ये जो सेट स्क्वायर, ये सेट स्क्वायर का ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? इक्वल है। बट ये नीचे वाला जो साइड है वो अनइक्वल है। तो 2 साइड जिसके इक्वल होते हैं उसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, तो इसके ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। बाकी जो है थर्ड साइड जो इसका डिफरेंट रहेगा।
इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक, जिसके तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो उसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको कहेंगे जिस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलेंगे जिस ट्रायंगल के कोई भी दो साइड इक्वल हो। और स्केलर ट्रायंगल उसको बोलेंगे जिसके तीनों साइड अनइक्वल हो। क्लियर? बारी बारी से इसको रिपीट कीजिए, क्लियर हो जाएगा। बेस्ड ऑन एंगल, अब बेस्ड ऑन एंगल पे देख लेते हैं। ये वाला साइड पे था, मतलब इसके जो एजेस है उस पे बेस्ड था। अभी जो ट्रायंगल हम लोग देखने वाले हैं वो उसके एंगल पे बेस्ड रहेगा। तो देखते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसका एंगल क्या हो, लेस देन 90 हो, लेस देन 90। क्लियर? तो अगर इसका लेस देन 90 डिग्री हो तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, अक्यूट अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, इससे पहले जैसे हम लोग एंगल के टाइप्स देखे थे सेम टू सेम वैसा है, बस थोड़ा सा ये है कि ये ट्रायंगल शेप में है। ठीक, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, ठीक, तीनों का तीनों वो जो है लेस देन 90 होगा। और वैसे भी दिखाई दे रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये डायग्राम क्या है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, जिसमें कोई भी एक एंगल, ठीक है, कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। सपोज ये वाला एक मैं डायग्राम बना रही हूँ ट्रायंगल, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है, ये दोनों एजेस जो है एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर खड़े हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जिसमें कोई भी एक एंगल मोर देन 90 हो, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। अगर कोई भी एक एंगल 90 से ज्यादा हो तो वो क्या बन जाएगा हम लोग का, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। तो सपोज मैं एक ट्रायंगल बनाती हूँ जो क्या हो जाएगा, ऑब्टूस एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल है ये क्या है, मोर देन 90। तो अगर मोर देन 90 है तो वाला एंगल क्या बन जाएगा, ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल और जो एंगल है उसमें जो वर्डिंग है थोड़ा सिमिलर है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, तो आप लोगों को कंपेयर करने में आसान होगा। अक्यूट एंगल अगर भूल जाते हो कि कौन सा ऑब्टूस अक्यूट है, तो अक्यूट मतलब क्यूट के साथ उसको कंपेयर कर लीजिए। तो क्यूट वाला कैसे होता है, छोटा, एकदम से छोटा गोलू मोलू टाइप का रहता है। तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जो 90 से कम हो, छोटा मोटा हो। क्लियर? राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री का बना था, ऑब्ट्यूस, अगर एक को याद रखेंगे तो दूसरा उसका ऑपोजिट होगा। तो इस तरीके से जो है कंपेयर करके हो, किसी के साथ रिलेट करके हो, आप लोग किसी चीज को मेमोराइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं उसके शेप को, उसके फॉर्म को। क्लियर? तो आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रिलेटर। ठीक, क्वाड्रिलेटर क्या है, जिसके 4 साइड और 4 एंगल हो। क्लियर? ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसके 4 कॉर्नर हो और 4 एजेस हो। ठीक, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, टेढ़ा मोड़ा, लेकिन बस साइड उसके 4 होने चाहिए, एंगल भी उसमें 4 फॉर्म होने चाहिए। अगर 4 से ज्यादा होता है या उससे कम होता है तो क्वाड्रिलेटर उसको नहीं बोला जाएगा। क्लियर? जिसके 4 साइड हो और 4 एंगल हो, इतना क्लियर रखिए, इजी हो जाएगा बाकी चीज को समझने में। ठीक, तो यहाँ पे भी जो हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई किए हैं क्वाड्रिलेटर को, इसमें भी 4 साइड और 4 एंगल होंगे, बस इसमें जो है इसके शेप अलग होंगे। तो देखते हैं कैसा कैसा रहेगा। पहला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल उसको बोला जाता है जिसका ऑपोजिट साइड इक्वल हो। क्लियर? जिसका ऑपोजिट साइड इक्वल हो। इसका ऑपोजिट साइड कौन है, ये वाला है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर का तो ये भी कितना का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं। ये भी 5 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 सेंटीमीटर का। और इसका ऑपोजिट साइड कौन है, ये, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होते हैं ये 90 डिग्री का फॉर्म होता है। क्लियर? कितना, 90। ये चारों तरफ जो एंगल फॉर्म होंगे वो 90 डिग्री का ही फॉर्म होगा। और ये चारों एंगल को मिला के अगर हम लोग सम करते हैं इसके 4 कॉर्नर के एंगल को, तो आ जाएगा 360, मतलब एक कंप्लीट सर्कल जो है यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, और देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक ऐसा शेप है जिसके चारों साइड इक्वल हो। ठीक है, चारों साइड क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। और इसके में एंगल भी कितने का फॉर्म होगा, 90 का। चारों में जो है 90 का एंगल फॉर्म होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होना है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, मतलब 4 साइड आर इक्वल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर। क्लियर? छोटा छोटा ही, ज्यादा नहीं फर्क, इसमें जो फर्क है ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा ही इसका माइनर डिफरेंस है। अब देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम आप लोग
मैच स्टिक बॉक्स देखे हैं, माचिस के खाली बॉक्स देखे, उसको जब हम लोग धक्का देते हैं, क्लियर, उसको जब हम लोग थोड़ा सा धक्का देते हैं तो उसका शेप कैसा हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे मतलब झुक जाता है, कुछ इस तरीके से बन जाता है उसका शेप, क्लियर, उसका शेप बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसको बोलेंगे हम लोग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम उसके ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, नो डाउट, लेकिन इसमें जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 का फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे लेस देन 90 होगा, यहाँ पे मोर देन 90 होगा, मतलब इसी का ही झुका हुआ। इसी को अगर मैं ऐसे धक्का दे दूंगी, ठीक, सपोज ये मैचस्टिक बॉक्स है, इसको मैं ऐसे अगर धक्का दे देती हूँ तो कैसा शेप बन जाएगा, थोड़ा सा झुका हुआ बनेगा, तो वो हो जाएगा पैरेललोग्राम, क्लियर। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं और ये जो है एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, क्लियर, ये हो गया पैरेललोग्राम। अब देखते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा इसी का ही शेप, लेकिन वो कुछ इस फॉर्म में होगा, इसके चारों साइड इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये भी कुछ इस तरीके के शेप में होना चाहिए कि उसको थोड़ा धक्का दे तो वो वाला शेप बने। इन दोनों में 90 डिग्री का फॉर्म नहीं होता है, क्लियर, इसके चारों साइड इक्वल होने चाहिए, उसको बोलेंगे रोम्बस, क्लियर। अब देखते हैं ट्रापेजियम। ट्रापेजियम किसको बोलेंगे, ट्रापेजियम में इसके चारों साइड अनइक्वल होने चाहिए, क्लियर, इसके जो चारों साइड हैं वो अनइक्वल होने चाहिए। फोर एंगल फोर साइड तो हो रहे हैं, क्वाड्रिलेटर तो बन रहा है, बट ये चारों साइड इसके डिफरेंट है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का, और सपोज ये 10 सेंटीमीटर का, क्लियर। तो इस तरीके का जो डायग्राम होते हैं उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, और उसके अलग अलग नाम से उसकी पहचान है, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा भी नहीं है। तो हो गया रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रापेजियम। ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड कैसा है, इसके ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर, ठीक। जैसे लूडो का डाइस है, वो क्या है, उसका एक साइड पूरा स्क्वायर शेप में है। पैरेललोग्राम मैचस्टिक बॉक्स का जैसे झुका हुआ टर्म उसको बोली, उस तरीके से रोम्बस क्या हो जाएगा, जैसे अपने पास चौक के बॉक्स आते हैं, उसको भी थोड़ा खाली चौक के बॉक्स को थोड़ा धक्का देंगे तो कैसे होगा कार्टून को, तो उस तरीके के शेप को बोलेंगे रोम्बस। और ट्रापेजियम जिसके चारों साइड अनइक्वल हो उसको बोला जाता है, क्लियर। लास्ट में देखते हैं पॉलीगॉन ऐसा ज्योमेट्रिक शेप है जिसके 3 या 3 से ज़्यादा मतलब साइड हो, 3 और मोर देन 3 शेप होने चाहिए, ठीक, मतलब साइड होने चाहिए। अगर 3 या 3 से ज़्यादा साइड होने चाहिए, 3 और मोर देन 3 साइड, ठीक, ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसके 3 और मोर देन 3 साइड हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो पॉलीगॉन उस ज्योमेट्रिकल शेप को बोलेंगे जिसके 3 और मोर देन 3 साइड हो। बस साइड वाला ऐसा होना चाहिए, कर्व यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड होना है। पॉलीगॉन का पहला कंडीशन है क्लोज्ड हो और वो कर्व ना हो, ठीक, उसके साइड स्ट्रेट लाइन होने चाहिए, उसको बोला जाता है पॉलीगॉन। तो देखते हैं कैसा है, बहुत आसान है, टफ नहीं है। तो जो 3 साइड है, ठीक, नेम ऑफ साइड 3 साइड है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइंगल, अभी अभी कर चुके हैं। तो ट्राइंगल वो हो गया जिसके 3 साइड हो, शेप चाहे जैसा भी हो लेकिन साइड 3 होने चाहिए। साइड जिसके 4 है क्वाड्रिलेटरल, ठीक, जैसा अभी हम लोग बनाए। उसके बाद जिसका साइड 5 है तो उसको क्या बोलते हैं, पेंटागन। तो एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जिसका 5 साइड हो, ये हो गए 3 4, ये 5 साइड, ठीक, इसको बोलेंगे पेंटागन। जिसके 6 साइड हो उसको बोलेंगे हेक्सागन। तो 6 साइड का एक डायग्राम बना लेते हैं जिसके साइड 6 हो, ये हो गया हेक्सागन, क्लियर। इस तरीके से 7 साइड वाले को हेप्टागन, 8 साइड वाले को ऑक्टागन, इस तरीके से जो है इसके नंबर साइड बढ़ते जाते हैं और उसको हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते जाते हैं। तो फिलहाल इतना ही अपना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6th क्लास में पढ़ने के लिए, ठीक, 6th 7th मिडिल स्कूल तक हम लोग को इतना ही ज़रूरी है। बस इस तरीके के सभी डायग्राम सब किसमें काउंट किए जाएंगे, पॉलीगॉन में। और वैसे भी 2 लाइन वाले हम लोग कोई भी एक क्लोज शेप नहीं बना सकते और ना ही वो पॉलीगॉन बन सकते। तो एक क्लोज शेप बनने के लिए 3 लाइन से ही शुरू होना है, तभी जाके वो जो है पॉलीगॉन बनेगा। और ये सब शेप हम लोग अपने लाइफ में आजू बाजू सब तरफ देखते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, घर का अगर किसी का छत बनता है तो इस तरीके का वहाँ पे होता है अपना डोर, विंडोज। पेंटागन, इस तरीके के बहुत लोगों का विंडो भी होता है पेंटागन साइड का। हेक्सागन साइड का बहुत सारे डोरमेट होते हैं, बेड होते हैं, टेबल, बहुत सारे चीज़ होते हैं, ठीक। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो भी हेक्सागन के शेप में होता है। तो
तो आज हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, एक साथ मैं इसको बताने के लिए कोशिश बताई हूँ ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए। अलग अलग वीडियो में होने से इसकी दिक्कत हो जाती है, हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। क्लियर? तो आप लोग इस चीज़ को बार बार देखिए। अगर इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो बाकी आने वाले सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से और इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।